नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। देश विदेश की खबरों में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर हेडलाइंस पर। किसानों का आज भारत बंद। कई राजनीतिक दलों ने भारत बंद को पूरा समर्थन देने की घोषणा की। किसानों ने मंगलवार के लिए भी बनाई योजना। कई महीनों से जारी है किसानों का। रोणीकोट फायरिंग के बाद दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल। 29 आईपीएस अधिकारियों का हुआ तबादला। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना बोले, सुरक्षा में हुई चूक, जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। गोवा में भी चुनावी पैठ को लेकर टीएमसी अभिषेक बनर्जी बोले, जल्द राज्य में दिखेगा दल। गोवा चुनावों को लेकर की टिप्पणी। आईपीएल 2021 के दूसरे हाफ में मुंबई इंडियंस की लगातार 3 मैचेस में हार। टीम का प्रदर्शन रहा बेहद खराब। और टीवी के लोकप्रिय शो बिग बॉस 15 में शामिल होने जा रहे सेलेब्स के नाम हुए आउट। वीडियो में दिखे करण कुंद्रा के साथ 3 नए कंटेस्टेंट्स। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के विरोध में पिछले कई महीनों से जारी आंदोलन को समय समय पर धार देने की कोशिश की जा रही है। कभी किसान महापंचायत तो कभी किसान संसद के जरिए आंदोलन को जीवित रखने की ओर कदम उठा रहे हैं। इसी कड़ी में किसानों ने एक बार फिर अपनी ताकत दिखाने के लिए सोमवार को भारत बंद का आह्वान किया है। बता दें, संयुक्त किसान मोर्चा यानी एसकेएम के नेतृत्व में किसानों की ओर से आहूत राष्ट्रव्यापी बंद 10 घंटे का रहेगा। किसान मोर्चा ने सभी भारतीयों से हड़ताल में शामिल होने का भी आग्रह किया है। तो कई राजनीतिक दलों ने भारत बंद को पूरा समर्थन देने की घोषणा की है। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि सुबह 6 बजे से शाम के 4 बजे तक देश भर में पूरी तरह से बंदी रहेगी। किसान यूनियनों ने अपने समर्थकों के साथ ट्रेड यूनियनों समेत यह सुनिश्चित करने के लिए एक विस्तृत योजना बनाई है। आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर देश भर में सभी सेवाएं बंद रहेंगी। किसान मोर्चा में बयान में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी में केंद्र ट्रेड यूनियन सुबह 11 बजे जंतर मंतर पर एक विरोध रैली भी आयोजित करेगी और भारत बंद के दौरान सभी सरकारी और निजी कार्यालयों, शैक्षणिक और अन्य संस्थान जैसे कि दुकानें, सार्वजनिक कार्यक्रम और अन्य कार्यक्रमों को नहीं चलने देंगे। हालांकि अस्पताल, मेडिकल स्टोर, राहत और बचाव कार्य सहित सभी आपातकालीन और आवश्यक सेवाओं में भाग लेने वाले लोगों को छूट दी गई है। तो वहीं रोणीकोट के बाद अब दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। दिल्ली में 29 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। बता दें कि दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने कानून व्यवस्था में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए शनिवार को अतिरिक्त आयुक्त और डीसीपी स्तर के अधिकारियों का फेरबदल किया हुआ है। यह गृह मंत्रालय के उप सचिव पवन कुमार द्वारा हस्ताक्षरित एक आदेश के अनुसार दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने तबादलों और पोस्टिंग को लेकर मंजूरी दे दी है। आदेश में कहा गया है कि 7 डीसीपी रैंक के अधिकारियों सहित 29 पुलिस अधिकारियों को उनके संबंधित पदों से स्थानांतरित कर दिया गया है और वहीं पे जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। स्थानांतरित पुलिसकर्मियों में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त यातायात वीनू बंसल का नाम भी शामिल है, जिन्हें अतिरिक्त आयुक्त सीपीसीआर के रूप में स्थानांतरित किया गया है। 2008 बैच के आईपीएस अधिकारी अतुल कुमार ठाकुर को डीसीपी मुख्यालय 1 के रूप में स्थानांतरित किया गया है। बता दें कि वर्तमान में अतुल की दक्षिण दिल्ली के डीसीपी पद पर कार्यरत हैं और 2008 बैच के आईपीएस अधिकारी एंटो अल्फोंस के वो शीघ्र ही केंद्र प्रतिनियुक्ति से मुक्ति मिल जाएगी। अल्फोंस उत्तरी जिला में डीसीपी के रूप में कार्यरत थे। तो पश्चिम बंगाल में जीत हासिल करने के बाद तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी गोवा के आगामी चुनाव पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन ने शनिवार को कहा कि उनकी पार्टी गोवा में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेगी। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी जल्द ही अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा करेगी। अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि जल्द ही टीएमसी गोवा में भी दिखेगी। वहीं डेरेक ओब्रायन और प्रसून बनर्जी पहले ही गोवा में डेरा डाल चुके हैं। गोवा में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इन सबके बीच एक जोरदार चर्चा है कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री लुइजिन्हो फेलेरो जल्द टीएमसी में शामिल हो सकते हैं। जी हां, माना जा रहा है कि कांग्रेस नेता सार्वजनिक रूप से इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण घोषणा कर सकते हैं। वह सोमवार को कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि नेता के इस कदम पर पिछले गुरुवार टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन के साथ चर्चा की गई थी, लेकिन अभी तक लुइजिन्हो फेलेरो और ना ही तृणमूल कांग्रेस ने इस मुद्दे पर कोई भी टिप्पणी की है। गोवा भले ही छोटा राज्य हो, लेकिन इसकी राजनीतिक देश भर में खिलाड़ियों को अपनी ओर खींच रही है।
तो आईपीएल 2021 के दूसरे हाफ यानी आईपीएल 2021 सेकेंड फेज में मुंबई इंडियंस डिफेंसिंग चैंपियन जैसा नहीं खेली। आंकड़े इस बात का सबूत हैं कि टीम लगातार 3 मैच हार चुकी है, पॉइंट्स टेबल में 7वें स्थान पर आ गई है। उस पर प्लेओवर से बाहर होने का खतरा है। आपको बता दें कि यह खतरा उस पर कुछ ज्यादा ही मंडरा रहा है, क्योंकि मुंबई इंडियंस को 4 और मैच खेलने हैं और प्लेओवर की रेस में बने रहने के लिए इन मुकाबलों का जीतना उसके लिए बेहद जरूरी माना जा रहा है। अगर एक मैच हारे तो उसकी मुश्किलें और भी बढ़ जाएंगी। आईपीएल 2021 के बीच में 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस क्यों पटरी से उतर गई और टीम से कहां चूक हो गई, आइए आपको इसकी वजह बताते हैं। बता दें कि मुंबई इंडियंस के आरसीबी के खिलाफ पिछले मैच की ही बात कर ले तो लोगों के लीग के दूसरे हाफ में टीम के बेहद खराब प्रदर्शन की वजह काफी हद तक साफ हो रही है। इस वक्त टीम की सबसे कमजोर कड़ी मिडिल ऑर्डर की बल्लेबाजी है। भले ही T20 विश्व कप के लिए चुनी गई टीम इंडिया में मुंबई इंडियंस के आधा दर्जन खिलाड़ी हो, लेकिन इनमें से ज्यादातर का प्रदर्शन फीका ही रहा, खास तौर पर सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन का। इन दोनों का बल्ला सेकेंड हाफ में अब तक खामोश रहा। सूर्य कुमार यादव ने 3 मैच में 3, 5 और 8 रन बनाए हैं। यही हाल ईशान किशन का भी रहा, वो भी 3 मैच में बड़ा स्कोर नहीं कर पाए। इस विकेट कीपर बल्लेबाज ने 3 मैच में 11, 14 और 9 रन बनाए हैं, यानी तीनों ही मैचेस में उनके बल्ले से 34 रन टोटल बने हैं। तो सलमान खान के फेमस शो बिग बॉस 5 के शुरू होने का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शो के लॉन्च के दौरान ही 4 कंटेस्टेंट्स के नाम से पर्दा उठा दिया गया है। इसमें आसिम रियाज के भाई उमर रियाज के अलावा डोनल बिस्ट का नाम भी शामिल है। 3 कंटेस्टेंट बिग बॉस ओटीटी से आ रहे हैं। इसमें विशांत भट्ट, शमिता शेट्टी और प्रतीक सहजपाल शामिल हैं। इनके लिए नया प्रोमो वीडियो भी और कंटेस्टेंट से पर्दा उठाता हुआ यह वीडियो सामने आ रहा है। इसमें एक्टर करण कुंद्रा, तेजस्वी प्रकाश, सिम्बा नागपाल और सिंगर अफसाना की झलक दिखाई दे रही है। वीडियो में कंटेस्टेंट का चेहरा पूरी तरह से हालांकि नहीं देखा जा रहा है, पर उनकी बातों से फैन कंटेस्टेंट्स के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। तेजस्वी प्रकाश ने खतरों के खिलाड़ी में सभी का ध्यान खींचा था। वहीं सिम्बा नागपाल टीवी के मशहूर एक्टर हैं, जो MTV के रियलिटी शो में भी हिस्सा रह चुके हैं। कलर्स टीवी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें कैप्शन में लिखा है, बिग बॉस 15 के इस जंगल के दंगल करने जा रहे हैं बड़े ही अद्भुत कंटेस्टेंट्स, क्या आप इन्हें पहचान सकते हैं। वीडियो काफी दिलचस्प दिख रहा है। इसमें कंटेस्टेंट्स की झलक दिखाई जा रही है। करीब 3 घंटे पहले शेयर किए गए इस वीडियो को 200 से ज्यादा रिट्वीट कर दिया जा चुका है। वीडियो में करण कुंद्रा को हसीनाओं का चहेता सुपरस्टार बताया गया है। वहीं बता दें कि सिम्बा को शक्तिमान शिकारी कहा गया है और तेजस्वी खतरों से खेलने वाली हसीना है तो अफसाना कोयल की तरह है। इस तरह से बिग बॉस 15 को कुल 9 कंटेस्टेंट मिल चुके हैं। बता दें कि यह शो 2 अक्टूबर से कलर्स चैनल पर शनिवार रविवार रात 9:30 बजे दिखाया जाएगा और सोमवार को शुक्रवार को 10:30 बजे प्रसारित होगा। फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द ही हाजिर होंगे। हम जब छोटे थे ना, हजारों कछुए आते थे इस बीच पर। हाँ, मैंने भी देखे हैं। क्या कर रही हो बेटा? कछुओं के लिए जगह बना रही हूँ ताकि वो दोबारा वापस आ सके। मुझे भी तो देखने हैं कछुए। अगर कल को बदलना है तो पहले खुद को बदलना पड़ेगा। सर्फ एक्सेल में हमने भी की है एक शुरुआत खुद को बदलने की। सर्फ एक्सेल मैटिक लिक्विड 100% इको फ्रेंडली एक्टिव्स के साथ मुश्किल दाग निकाले और पर्यावरण का भी रखें ख्याल। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। रुक करेंगे आगे की खबरों की ओर। बता दें कि बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित की अपकमिंग फिल्म फाइंडिंग अनामिका को लेकर काफी वक्त से चर्चाएं हो रही थी। अब इस फिल्म का टीजर रिलीज हो गया है। इसे एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में शेयर किया है। एक्ट्रेस के फैंस को अब इस फिल्म की रिलीज का इंतजार है। आखिर लंबे अरसे से माधुरी किसी फिल्म में नजर नहीं आई थी। उन्हें आखिरी बार करण जौहर की फिल्म कलंक में देखा गया था। माधुरी इस फिल्म के निर्माता भी हैं और करण जौहर भी इसके निर्माता हैं। एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर फिल्म का टीजर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, क्या आप तैयार हो अनामिका से मिलने के लिए। फाइंडिंग अनामिका जल्दी नेटफ्लिक्स पर आ रही है। एक्ट्रेस ने यह टीजर करीब 7 घंटे पहले शेयर किया है, जिस पर 3 लाख से ज्यादा व्यूज अब तक आ चुके हैं।
एक्ट्रेस के फैंस पोस्ट पर कमेंट कर अपनी एक्साइटमेंट जाहिर कर रहे हैं। वीडियो से जाहिर है कि एक्ट्रेस ने फिल्म में असल जिंदगी की तरह एक सुपरस्टार का रोल निभाया है। वीडियो की शुरुआत में माधुरी फैंस और पेपराजी से घिरी हुई नजर आती हैं। वहीं फिल्म की कहानी की बात करें तो ये एक ऐसी सुपरस्टार की कहानी है जो एक दिन अचानक गायब हो जाती है। इसे श्री राव और निशा मेहरा ने लिखा हुआ है। फिल्म में माधुरी के अलावा संजय कपूर, सुहासिनी मुले, मुस्कान जाफरी और मानव कौल जैसे सरीखे एक्टर्स भी शामिल हैं। तो गुलाब चक्रवर्ती तूफान ने उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के बाद अब बिहार में भी असर दिखाना शुरू कर दिया है। रविवार की शाम उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तट से गुलाब चक्रवर्ती तूफान टकराया, जिसका असर पश्चिम बंगाल और झारखंड के साथ बिहार में भी देखने को मिला। मौसम विभाग की माने तो बंगाल की खाड़ी से नमी बिहार पहुंच रही है। साथ ही चक्रवर्ती तूफान का असर बंगाल, झारखंड और बिहार होते हुए हिमालय की तराई में स्थित है। मौसम विभाग के मुताबिक इसके असर से बिहार के कई जिलों में 24 घंटे में 48 घंटों के बीच हल्के और मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। बंगाल की खाड़ी से बिहार आने वाली नमी के कारण पटना, जुमई, बांका, खगड़िया, भागलपुर और मुंगेर में हल्की बारिश हो सकती है। गुलाब चक्रवर्ती तूफान का बिहार में सबसे ज्यादा मानसून के बढ़ोतरी के रूप में असर देखा जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक गुलाब तूफान के असर के कारण बिहार में मानसून 7 दिन और बढ़ गया है। पहले 30 सितंबर तक मानसून वापसी की उम्मीद की लगाई जाती थी, पर इस तूफान के बाद मौसम विभाग के अनुसार मानसून 7 दिन और बढ़ जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के खिलाफ आज बुलाया गया भारत बंद जारी है। इस वजह से नोएडा के डीएनडी और गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर भीषण जाम लग गया है। वहीं जाम के कारण लोग बेहाल हैं। इस दौरान कई किलोमीटर तक वाहनों की कतार दिख रही है। इसके अलावा किसानों ने उत्तर प्रदेश को दिल्ली से जोड़ने वाली यूपी गाजीपुर बॉर्डर पर नेशनल हाईवे 9 और नेशनल हाईवे 24 पर कब्जा कर लिया है। किसान आंदोलन में हिस्सा ले रहे 40 किसान संगठनों के संयुक्त किसान मोर्चा की अपील के बाद इसमें काफी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत कई दलों ने भारत बंद का समर्थन किया है। किसान संगठनों के संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा किए जा रहे भारत बंद के चलते नोएडा और दिल्ली को जोड़ने वाले डीएनडी पर भीषण जाम लगने की वजह से वाहनों की कई किलोमीटर तक लंबी लाइन लग गई है। वहीं दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर भी लोगों को ट्रैफिक जैम का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ भी हालात बेहद खराब हैं। इसके अलावा अक्षरधाम, नोएडा लिंक रोड, गाजीपुर रोड, जीटी रोड, वजीराबाद रोड, NH1 और दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेस वे पर ट्रैफिक धीमा चल रहा है। जबकि भारत बंद को लेकर डीएमआरसी ने CISF, मेट्रो पुलिस और डीएमआरसी के स्टाफ को हाई अलर्ट पर रखा हुआ है। अयोध्या में 5वें दीपोत्सव की तैयारी शुरू हो गई है। राम की पौड़ी में सभी मंदिरों में प्राचीन पद्धति पर जीर्णोद्धार किए जा रहे हैं। दीपोत्सव से 7 से 10 दिवसीय होगा। ये आयोजन में करीब 7.5 लाख दीपक राम की पौड़ी में जगमगाएंगे। योगी सरकार अपने कार्यकाल का आखिरी दीपोत्सव बहुत ही भव्य तरीके से मनाने की तैयारी में है। उत्तर प्रदेश सरकार के गठन के बाद ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में उसकी पौराणिकता और प्राचीनता के अनुसार दीपोत्सव मनाना शुरू कर दिया। हर साल के साथ दीपोत्सव की भावना बढ़ती जा रही है। इस वर्ष भी उत्तर प्रदेश सरकार अपने कार्यकाल के आखिरी दिन दीपोत्सव मनाएगी और ऐसे में इस वर्ष के दीपोत्सव को और भव्य बनाने के लिए 7 से 10 दिन का आयोजन किया जा रहा है। इतना ही नहीं, 3 नवंबर को होने वाली दीपोत्सव के दिन प्रधानमंत्री के शामिल होने के भी कयास लगाए जा रहे हैं और जिसकी तैयारी अभी से शुरू भी कर दी गई है। राम की पौड़ी स्थित सैकड़ों साल पुराने मंदिर को उसकी प्राचीनता के अनुसार जीर्णोद्धार किया जा रहा है। इसके लिए मंदिर की खराब हो रही दीवार को चूना, सुर्खी, गूगल और गुड़ से मिश्रित मसाले से बनाया जा रहा है। इसके बाद संपूर्ण घाट के मंदिरों को एक ऐसे रंग में रंगा जाएगा। इसी घाटी के तट पर 7.5 लाख दीपक भी जलाए जाएंगे। कार्यदायी संस्था के सुपरवाइजर रामजी भाई ने बताया कि प्राचीन मंदिरों को जीर्णोद्धार किया जा रहा है, जिसमें चूना, गुड़, लाल इन सभी पद्धति का इस्तेमाल किया जाएगा। दीपोत्सव के उद्देश्य से सरकार द्वारा बनाए गए कार्य किया जा रहा है। पुराने मंदिरों को एक ऐसे मटीरियल से पद्धति से बनाया जाएगा जिससे वो उसमें जान आ सके। बता दें कि प्राचीन मंदिरों की बाहरी दीवारों को रिपेयर किया जा रहा है। रिपेयरिंग पूरी होने के बाद मंदिरों को एक ही रंग में रंगना शुरू कर दिया जाएगा। वहीं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू 2 दिवसीय यात्रा पर आज जैसलमेर पहुंचे। उपराष्ट्रपति के साथ उनकी पत्नी उषा नायडू भी आई हैं। नायडू दोपहर 1 बजे भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन पर पहुंचे हैं। उपराष्ट्रपति जैसलमेर से हेलीकॉप्टर से तनोद जाएंगे। यहां पर तनोद माता के दर्शन करेंगे। वहां से नायडू भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के पास लोंगेवाला जाएंगे। लोंगेवाला में 1971 की जंग के शहीदों को नमन करेंगे। नायडू सीमा पर तैनात जवानों से चर्चा करेंगे। अपने जैसलमेर दौरे के दौरान नायडू का सम जाने के भी कार्यक्रम है। एयरपोर्ट पर उपराज्यपाल कल रात
मिश्र से उपराष्ट्रपति का स्वागत किया है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू आज और कल 2 दिन तक जैसलमेर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उनके साथ राज्यपाल कलराज मिश्र और राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री बीडी कल्ला भी मौजूद रहेंगे। नायडू तनोद माता के दर्शन करने के बाद लोंगेवाल पोस्ट जाएंगे। वहां वे 1971 की जंग के बाद शहीद जो हुए हैं उनके शौर्य स्थल पर हथियारों, सैन्य वाहनों और टैंकों का निरीक्षण करेंगे। नायडू को असम के रीतीले घोरों पर जाने का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसके बाद वो नायडू डेजर्ट नेशनल पार्क में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की ब्रीडिंग और संरक्षण की गतिविधियों की जानकारी भी लेंगे। वहीं जैसलमेर के अन्य प्रमुख स्थलों और बॉर्डर एरिया पर भी नायडू का दौरा रहेगा। फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्दी हाजिर होंगे। जसप्रीत अच्छा कर रहा है ना? हाँ ठीक है। फास्ट बॉलर बन जाएगा ना? मैडम इसका रनअप इतना छोटा है ना, फास्ट बॉलर बनना बहुत मुश्किल है। जो बोले तू रफ्तार नहीं पकड़ पाएगा सर उसको पलट दे। तेरा नन्हा सा रनअप बीच में आएगा। जिसने भी कहा है तूने गलत रास्ता चुना है, तेरा हंसता हुआ चेहरा मुन्ना तेरी खुद की किल्ली उड़ाएगा। तू किसे डराएगा? जा एक यॉर्कर में सबकी पकड़ पलट दे। थम्स अप, तूफान वही जो सब पलट दे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। रुक करेंगे आगे के बुलेटिन की ओर। बता दें कि आईएएस टीना डाबी की छोटी बहन रिया डाबी भी अपनी बड़ी बहन के नक्शे कदम पर चल रही हैं। हाल ही में टीना डाबी ने जहां यूपीएससी सिविल परीक्षा 2016 में जहां टॉप किया था, वहीं उनकी छोटी बहन रिया डाबी ने यूपीएससी 2020 के परीक्षा परिणाम में 15वीं रैंक हासिल की है। महज 23 साल की उम्र में अपने पहले ही प्रयास में यूपीएससी में जबरदस्त रैंक हासिल करने वाली रिया अपनी बड़ी बहन टीना डाबी से काफी प्रभावित हैं। रिया डाबी अपनी सफलता का श्रेय परिजनों को देते हुए कहती हैं कि उनके माता पिता समेत बड़ी बहन टीना डाबी ने हमेशा उन्हें गाइड किया है। रिया का कहना है कि उनकी मम्मी का सपना था कि दोनों बहनें सिविल सर्विसेज में जाएं। उनका ये सपना पूरा हो गया है। यूपीएससी परीक्षा में सफलता पाने वाली रिया का कहना है कि एग्जाम काफी टफ होता है। विभिन्न टीवी चैनल्स और मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू में रिया ने यह भी कहा कि इसकी तैयारी के दौरान आपको सभी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, काफी चीजों को सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है, सोशल मीडिया से हटना पड़ता है, आपको सोशल लाइफ काफी कम हो जाती है और यूपीएससी के एग्जाम में करंट अफेयर्स का भी काफी महत्व है। न्यूज़पेपर आपको अपडेट रखने में सहायता करता है। परीक्षा की तैयारी के लिए रिवीजन का काफी अहम रोल होता है। बकौल रिया मां अपने घर में अनुशासन को मेंटेन किया है, उन्हें प्रोत्साहित किया है और परीक्षा की तैयारी के लिए रिया नियमित रूप से 8 से 10 घंटे पढ़ा करा करती थी। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत को प्रवर्तन निदेशालय के समन भेजकर तलब कर दिया है। ईडी ने अग्रसेन गहलोत से पूछताछ के लिए आज हेडक्वार्टर बुलाया है। फर्टिलाइजर स्कैम से जुड़े इस मामले में ईडी पहले अग्रसेन गहलोत के प्रतिष्ठानों पर सर्च ऑपरेशन कर चुकी है। ईडी ने गत वर्ष जुलाई माह में आखिरी बार अग्रसेन गहलोत के ठिकानों पर राजस्थान समेत कई जगहों पर छापेमारी की थी। यह पूरा कथित घोटाला म्यूरेन ऑफ पोटाश के निर्यात के इर्द गिर्द घूमता है, जिसे इंडियन पोटाश लिमिटेड द्वारा आयात किया जाता है और किसानों की रियायती दरों पर कंपनियों के माध्यम से वितरित किया गया है। जानकारी के मुताबिक यह उर्वरक घोटाला यूपीए सरकार के समय का है। उस समय इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी डीआरडीआई की ओर से दर्ज मामले को आधार बनाते हुए ईडी ने इस संबंध में मामला दर्ज किया था। अग्रसेन गहलोत को अपनी अनुपम कृषि पर पोटाश यानी उर्वरक को रखने और उसे किसानों के बीच वितरित करने की जिम्मेदारी थी। इस पोटाश को इंडियन पोटाश लिमिटेड की ओर से विदेश से आयात कर सरकारी सब्सिडी के साथ रास्ते में अनुपम कृषि नाम की कंपनी को दे दिया था। कंपनी ने सब्सिडी वाले सस्ते उर्वरक को किसानों को देने की बजाय उसे निर्यात कर दिया और यह आरोप है कि इस निर्यात करने के लिए अग्रसेन गहलोत ने फर्जी दस्तावेजों का भी सहारा लिया था। इससे अग्रसेन गहलोत और उनकी कंपनी को काफी नुकसान भी हुआ था। पॉपुलर स्मार्टफोन कंपनी Xiaomi आज अपने घरेलू बाजार में नई स्मार्टफोन सीरीज Xiaomi CV को लॉन्च कर रही है। इसे मिड रेंज हैंडसेट के तौर पर लॉन्च किया जा रहा है। इसमें ट्रिपल रिपेयर कैमरा सेटअप के अलावा Qualcomm Snapdragon 778G प्रोसेसर है। साथ ही इसमें
एक एमोलेड डिस्प्ले और 4500 mAh की बैटरी दी गई है। ये सीरीज भारत में कब तक लॉन्च होगी अभी इसको लेकर कोई भी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन इसके साथ आपको फोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में चलिए हम आपको बता दें। अगर आप Xiaomi CV लेंगे तो 6.55 इंच का फुल HD डिस्प्ले आपको मिलेगा, जिसमें एमोलेड डिस्प्ले लगाया गया है, जिसका रेजोल्यूशन 1080x 2400 पिक्सल का कैमरा है। इसका रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज है और फोन में ऑक्स कोर Qualcomm स्नैपड्रैगन है 778 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है। इसमें 8GB रैम मौजूद है। Xiaomi CV में फोटोग्राफी के लिए ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसका प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का है और साथ ही 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस मौजूद है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। पावर के लिए Xiaomi CV में 4500 mAh की बैटरी दी गई है, जो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। कनेक्टिविटी के लिए फोन में वाईफाई, ब्लूटूथ, GPS और USB पोर्ट जैसे मीनिंगफुल फीचर्स दिए गए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए आप देखते रहें के न्यूज़ नेशनल।